तो वेलकम बैक इंडिया स्वेफ्टी के प्यारे बच्चों। मूल्यह्रास में मैंने स्थायी किस्त पद्धति और उसके एग्जाम्पल स्पष्ट आपको समझाया था। आज हम घटती किस्त पद्धति, जिसे अपलिखित मूल्य पद्धति भी कहते हैं, इसको डिटेल से जानेंगे स्थायी किस्त और घटती किस्त पद्धति में अंतर क्या है, इनके क्रियात्मक प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पार्ट 1 में हमने स्थायी किस्त पद्धति को अच्छे से पढ़ लिया है। मूल्यह्रास क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, किन किन कारणों से ज्ञात किया जाता है, सब कुछ हमने स्पष्ट पढ़ लिया है। पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं घटती किस्त पद्धति। देखिए, अपलिखित मूल्य पद्धति से ऐसे मूल्यह्रास अपलिखित करने की ऐसी पद्धति से है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष उसके पुस्त मूल्य पर ह्रास की गणना की जाती है। इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर की जाती है, इसलिए इस पद्धति को घटती किस्त पद्धति कहते हैं। स्थायी किस्त पद्धति में क्या होता है, उसके प्रारंभिक शेष पर जो पहले का मूल्य है, लागत मूल्य, उस पर निकाला जाता है मूल्यह्रास। लेकिन यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ घट करके अमाउंट कम होते जाता है। मतलब पहले बड़ा होगा, फिर छोटा 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 होगा। तो यहाँ पर हर साल के प्रारंभिक शेष पर निकाला जाता है जो घटा हुआ मूल्य है, इसलिए इसको हम ये बोलते हैं घटती किस्त पद्धति। विशेषता क्या है इसकी, तो देखिए इसकी विशेषता आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहली विशेषता, इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें प्रतिवर्ष ह्रास की राशि घटती रहती है। तो इसमें ह्रास की राशि क्या है, घटती जाती है। दूसरा, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना प्रतिवर्ष संपत्ति के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। इस संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलिखित नहीं किया जा सकता, मतलब शून्य तक नहीं लिखा जा सकता, याद रखिएगा। इस पद्धति में ह्रास की दर ऊंची रखी जाती है। इसमें ह्रास की दर हमेशा अधिक रहता है साधारण ब्याज से। यह पद्धति आयकर विधान द्वारा मान्य है। ठीक है, तो साधारण ब्याज को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन इस पद्धति को आयकर विधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये इसके 5 विशेषता है, आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस पद्धति के गुण, तो समझाता हूँ आपको इस पद्धति के गुण। पहला गुण है लाभ हानि लेखे में उचित प्रभाव। दूसरा है गणना आसान। तीसरा है अधिक लागत वाली संपत्तियों के लिए उपयुक्त। चौथा है वर्ष के मध्य में संपत्ति में की गई वृद्धि के समय के अनुसार गणना। पांचवा है कानूनी मान्यता। और छठवा है संपत्तियों का मूल्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसका जो लाभ है वो है लाभ हानि लेखे में उचित प्रभाव। ठीक है, जब आप हर साल किसी भी संपत्ति के किसी भी मशीन या यंत्रों के मूल्य में एक निश्चित समय अनुसार जब ह्रास लगाते हैं, उसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आप निकालते हैं, जो मूल्य ह्रास होता है। इससे क्या होता है, इनमें से जो ह्रास होता है उसको आप लाभ हानि खाते में एंट्री करते हैं। तो लाभ हानि का सही प्रारूप, सही रूप तभी आएगा जब आप उसमें मूल्य ह्रास निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ हानि का उचित प्रभाव पड़ता है इसके द्वारा। फिर है गणना आसान। इसका मतलब ये है इसको निकालने की विधि काफ़ी सरल है, मतलब ये सबसे सरल विधि है, इसलिए इसको आयकर द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। तीसरा है अधिक लागत वाली संपत्तियों के लिए उपयुक्त। तो ये जो पद्धति है, ये जिस व्यापार में बहुत लंबे चौड़े काम होते हैं, करोड़ों लाखों के टर्नओवर होते हैं, बड़ा काम है, बड़ा कारखाना है, आकार बड़े रूप में है व्यापार का, ये उनके लिए बहुत उपयुक्त है। अगर उसी के अपेक्षाकृत छोटे व्यापार हो तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, कानूनी मान्यता। तो देखिए, घटती किस्त पद्धति अनुसार जब ह्रास निकालते हैं तो इसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब कल कुछ भी विवाद होता है, कुछ भी समस्या होती है, तो इस विधि से निकाले गए ह्रास पर कानून द्वारा सुनवाई होगा, लेकिन स्थायी किस्त पद्धति पर नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको मान्यता ही प्राप्त नहीं है। छठवा है संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता। ये इसका एक लाभ है कि संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य होने नहीं देता। ठीक, 6 पॉइंट है, डिटेल से आप और पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको अंतर बताता हूँ स्थायी किस्त और घटती किस्त में क्या अंतर है। ठीक है, समझिएगा। पहला अंतर, ह्रास की गणना। इस पद्धति में प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति की मूल लागत पर की जाती है, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था। यहाँ पर जो शुरुआत से लागत होती है, मूल लागत शुरुआत की, उसी पर निकाला जाता है ह्रास, और हर साल वही रहता है। लेकिन इस पद्धति अनुसार ह्रास की गणना प्रतिवर्ष संपत्ति के प्रारंभिक शेष पर रहता है, जो घट करके वो शेष दिखा रहा है बस उसी पे निकाला जाता है। तो गणना याद रखना, ये मूल लागत पर, ये प्रारंभिक शेष पर। ह्रास की राशि, इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष
ह्रास की राशि एक समान रहती है, इसमें बदलते नहीं। एक बार अगर 1000 लगा तो हर बार वो 1,000 ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर घटते रहता है। पहले साल 1000 लगा तो फिर अब 900 लगेगा, फिर 800 लगेगा, 700 लगेगा, ये कम होते ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं घटती किस पद्धति। ह्रास की दर, देखिए ह्रास की दर सामान्यतः कम रहती है और इसमें ज़्यादा रहती है, तो आपको मैंने इसके परिभाषा में समझाया था विशेषता में। चौथा पॉइंट, लाभ हानि पर पड़ने वाला प्रभाव। इस पद्धति में ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है। मरम्मत और ह्रास का भार लाभ हानि खाते में समान रूप से नहीं पड़ता, लेकिन इस पद्धति के अनुसार मरम्मत का भार लाभ हानि खाते पर समान रूप से पड़ता है, तो इसमें प्रभाव नहीं पड़ता कह सकते, इसमें प्रभाव पड़ता है। वैधानिक मान्यता, इसको मान्यता प्राप्त नहीं है पर इसको मान्यता मिली है। ठीक है। उपयोगिता, यह पद्धति कम जीवन काल वाली वस्तु के लिए बहुत उपयोग है, और यह पद्धति अधिक लागत वाली तथा दीर्घ जीवन जिसको दीर्घ जीवन की अवधि होती है उस संपत्ति के लिए बहुत उपयोग है। ठीक है। इसी तरह से सरलता, औचित्य, और नौवां है संपत्ति का मूल्य। काफ़ी सरल पॉइंट है, आप नौ को पढ़ लेंगे। ठीक है। प्रतिवर्ष और प्रतिशत में अंतर होता है। ठीक है। प्रतिवर्ष और प्रतिशत में इसलिए अंतर होता है क्योंकि अगर प्रतिवर्ष लिखा होगा तो इससे ये पता चलता है कि ह्रास हर साल लगाया जाएगा एक निश्चित दर से, जो प्रश्न में बताया गया है। लेकिन सिर्फ प्रतिशत बोला जाए तो इसमें वार्षिक ह्रास या मासिक ह्रास कुछ नहीं कह सकते, बस एक अमाउंट निकालना होता है ह्रास की राशि का। ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंस है इनमें, थोड़ा पढ़ के देखते हैं। शब्द, दर में प्रतिवर्ष सालाना वार्षिक शब्द जुड़ा रहता है, और दर के साथ प्रतिवर्ष सालाना वार्षिक शब्द नहीं जुड़ा होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रतिशत की बात की गई है। तो प्रतिवर्ष है तो आपको ये सालाना वार्षिक जुड़ा रहेगा, इसमें नहीं जुड़ा रहेगा। अवधि, इसमें सामान्यतः ह्रास लगाया जाता है। ह्रास का संबंध इसमें समय अनुसार ह्रास लगाया जाता है। ह्रास का संबंध मशीन के कार्य करने की अवधि से होता है ना। जिस समय यंत्र को खरीदा और जब तक वो कार्य करेगा तब तक उसमें ह्रास लगते रहेगा। और इसमें समय अनुसार ह्रास नहीं लगाया जाता, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिशत है। क्रय तिथि, मशीन क्रय करने की तिथि से ही इस पे ह्रास लगाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्रय तिथि से कोई संबंध नहीं रखा जाता। ठीक है। वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष में यदि मशीन या संपत्ति कारखाने में कार्यरत नहीं है तो उस पर ह्रास बिल्कुल नहीं काटते हैं, लेकिन मध्य में क्रय की गई मशीन आदि वर्ष के अंत में कारखाने में है तो पूरे वर्ष का ह्रास काटा जाता है इसमें प्रतिशत में। ठीक है। विक्रय स्थिति, मशीन को बीच में बेचने पर बची हुई मशीन पर जितना दिन उपयोग में लाया जाता है उतने अवधि का ह्रास इसमें अभिलिखित किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर मशीन के बीच में बेचने पर बेची हुई मशीन पर चालू वर्ष का बिल्कुल भी ह्रास अभिलिखित नहीं किया जा सकता। ठीक, ये अंतर है। अब आपको मैं क्रियात्मक प्रश्न दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा घटती किस पद्धति को समझेंगे, और आपने स्थायी देख लिया है तो आपको बेटर समझ में आएगा, और अगर आपने स्थायी किस पद्धति का क्रियात्मक प्रश्न नहीं देखा है तो एक बार जाकर भाई उसको देख लो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको ये आएगा। तो 1 जनवरी 1999 को 1 जनवरी 1999 को एक मशीन 40,000 रुपये में क्रय की गई, जिसका अनुमानित अवशेष मूल्य 12,500 रुपये निर्धारित किया गया। 10% वार्षिक दर से ह्रास की गणना घटती पद्धति अनुसार करते हुए 3 वर्ष का मशीन खाता तैयार कीजिए। देखिए, जिस समय जिस मशीन को खरीदा उस समय को देखना है। अब 1 जनवरी 1999 है, आप लिखेंगे 1 जनवरी 1999। इस तरह से दिनांक में कॉलम होता है, दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि। यहाँ पर आप लिखेंगे रोकड़ खाता से बोल करके, रोकड़ खाता से आप लिखेंगे जो टोटल मशीन खरीदा 40,000 का, तो हमने लिखा यहाँ पर 40,000। उसके बाद आप जनवरी में खरीदे हैं तो आप 31 दिसंबर को ह्रास लगाएंगे। वित्तीय वर्ष होगा तो फिर 31 मार्च को ह्रास लगाया जाता है, समय को अनुसार उसको देख करके। तो 31 दिसंबर को ह्रास लगाया जाएगा। आपको लगाना है 10% की दर से, वार्षिक दर से। ठीक है। तो आप तुरंत 40,000 का 10% निकालेंगे जो कि 4,000 रुपये निकलेगा। आप कहेंगे ह्रास खाता को, और इंग्लिश में आप कहेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, है ना। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 रुपये करके लिखेंगे। 40 में 4,000 को घटाएंगे, जो बचेगा वो नीचे लिखा जाएगा शेष करके, जिसको आप बाय बैलेंस करके लिखेंगे 36,000 रुपये। जोड़ेंगे तो दोनों 40 आएगा, यहाँ भी आपको 40 ही लिखना है।
अगला, इसी 36 को इस साल लाएंगे, शेष लाया गया, सन बदल देंगे 1999 के बाद सन 2000, 1 जनवरी, शेष लाया गया 36,000 रुपये। इसका 10% निकालेंगे तो देखिए हर साल जो शेष आता है इसी शेष पर आपको निकालना रहता है ह्रास, इसलिए इसको प्रारंभिक शेष विधि या घटती किस पद्धति भी कहते हैं। 36,000 का 10% होगा 3600 रुपये, फिर से लिखना है ह्रास खाता को 3600 रुपये, घटाने के बाद दोनों को जो बैलेंस आएगा नीचे लिखना है 32,400 रुपये। इसी को अगले साल लेकर के आएंगे और फिर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इसको अगले साल लेकर के आएंगे और चूंकि 3 साल का बनाना है तो तीसरे साल फिर से आप ह्रास निकालेंगे तो 32,400 का 10% होगा 3240। इस तरह से दोनों को घटाएंगे, ये जो बचा 29,160 रुपये ये आपका बैलेंस है। इसको अगले साल आप लेकर के आएंगे 2002 में और बस शो कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको बात ध्यान में रखना है, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अवशेष मूल्य का यहाँ कोई भी काम नहीं होता, ना ही जोड़ेंगे ना घटाएंगे, इसलिए उसको कुछ भी मत करिएगा। ठीक है, वो स्थायी किस पद्धति में किया जाता है, यहाँ नहीं। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे। 1 जनवरी 1999 को 25 रुपये की एक मशीन खरीदी गई, में 1 जुलाई 2000 को 200 रुपये और 1 अप्रैल 2001 को 150 रुपये की वृद्धि की गई। क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार 10% वार्षिक दर से ह्रास लगाते हुए 3 वर्षों को मशीन खाता तैयार कीजिए। देखिए जनवरी 1999 में मशीन खरीदा था, आपने लिखा 1999 1 जनवरी रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता जो ले लिखा आप रोकड़ खाता से लिखेंगे। कितने रुपये लिखेंगे, 2500 रुपये लिख दिया, 2500 रुपये। ठीक है, 2500 का 10% बताओ तुरंत, 250 रुपये। 250 इसमें से घटा दो, जो आएगा बैलेंस उसको नीचे लिखो और अगले साल इसको शेष ला के लिखो। अब इस पे क्या किया गया, जुलाई महीने में अगले ही साल 200 रुपये की वृद्धि की गई। ठीक है, मतलब बढ़ाया गया। आप लिखेंगे समय जुलाई में बढ़ाया गया, तो इधर जुलाई करके नीचे में लिखना है, ये तो पिछले साल का शेष, इसको शेष लाया गया बोल करके लिखना है। अब 200 इसमें बढ़ाएंगे तो 200 बढ़ाने के बाद ये हो जाएगा 2450 रुपये। इस तरह से अब ह्रास की राशि आपको 2 बार निकालना है। पहला इसका 10%, तो 2550 का 10% 225 होगा, और 200 का आपको 10% निकालना है। फिर उसको जुलाई महीने का है इसलिए 6/12 करना है। क्यों, जुलाई से दिसंबर तक गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल 6 महीने का ह्रास होता है, इसलिए 6/12 करना है। ह्रास की दर 10% है, 10 आपने 100 लिखा। राशि आपको कितना लिखना है यहाँ पर, ये जो 200 रुपये की वृद्धि है उसको लिखना है। ये 100 दूनी 200 कटा, ये 6 कम 6 चौदूनी 12 कटा, ये 2 से 2 कटा, 10 रुपये बचा, इसी 10 रुपये को यहाँ लिखा गया है। दोनों को जोड़ेंगे तो 235 रुपये होगा। 2445 में 235 घटाएंगे, जो बचा वो आपका डिफरेंस शेष ले गए हैं। इसी तरह से शेष ले गए को अगले साल शेष लाया गया लिखेंगे। अभी इस साल अप्रैल महीने में हुआ है 150 रुपये की वृद्धि। ठीक है, प्रश्न आप पढ़ेंगे तो इस साल आप फिर 150 रुपये बढ़ाएंगे, तारीख लिखेंगे 1 अप्रैल को। अप्रैल है तो फिर दिसंबर तक गिनो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको टोटल 9 महीने मिलेंगे। आपको 9/12 लिखना है, दर 10/100 रहेगा, 150 से डिवाइड करना है, फिर आपको मिल जाएगा 11 रुपये। ठीक है, इस तरह से इसका 10% होगा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बदला है, क्या बदला है बता रहा हूँ। जो हमारा 2250 था उसमें अगर हम 225 काट देते हैं तो वो बचा आपका 5 और 2 और 0, ये इतना बचा। ठीक, अब इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 202.5। ठीक, अब दूसरा जो है वो 200 रुपये की वृद्धि किया गया था, 200 में इस बार हमने 10 रुपये घटाया तो अब 190 का बचा हुआ। अब इसका 10% आपको निकालना है तो वो 19 होगा। क्या होगा बच्चों को, 19 होगा। ठीक है, तो 19 होगा तो 19 रुपये इसमें जुड़ेगा, कितना हो जाएगा अब ये, अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 9 2 11 के, यहाँ से लाई 2, सॉरी यहाँ से लाई 1, 1 और 1 2, ये 221 निकला। ठीक है, याद रखेंगे 221 निकला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दशमलव के बाद 5 है ना इसमें, तो दशमलव के बाद जब 5 हो तो आप इसको 1 बढ़ा सकते हो, जो दशमलव से जस्ट पहले है, तो इसको आप 202 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 202 लिखा गया है। ठीक, और इसका जो 11 रुपये निकला वो था, इनको जोड़ करके इसमें घटाएंगे, किसमें, टोटल जो है 150 जोड़ने के बाद उसमें ये फिर आपका बैलेंस निकला, उसी को अगले साल शेष लाएगा बोल के दिखा देंगे। 3 साल का यहाँ पर ह्रास निकल गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 12 देखिए। एक व्यापारिक संस्था ने 1 जुलाई 2003 को एक संयंत्र 65,000 रुपये में खरीदा तथा 2,200 रुपये उसकी ढुलाई में दिए। उसकी स्थापना पर 28 रुपये व्यय किए। 1 जनवरी 2004 को अन्य यंत्र 10,000 रुपये में 10 रुपये की लागत से खरीदा गया।
संस्था ने 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास क्रमागत पद्धति अनुसार ह्रास निश्चित किया। प्रथम 3 वर्षों का यंत्र खाता तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें बीच बीच में यंत्र कुछ खरीदा गया है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 65,000 में यंत्र खरीदा गया, हम लिखेंगे रोकड़ खाते से 65,000 रुपये। ठीक है, इस पे 2,200 रुपये का ढुलाया व्यय हुआ, उसको उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि मशीन के खरीदने पर जो भी उसकी स्थापना में व्यय किया जाता है उसको उसमें प्लस किया जाता है। 2,200 को प्लस करेंगे, फिर 28 रुपये स्थापना व्यय है, ये भी उसमें जुड़ेगा, तो कुल मिला के मशीन की लागत हो गई 70,000 रुपये। तो इस तरह से आप 70,000 पर आप निकालेंगे ह्रास, लेकिन खरीदा कब है, उसको जुलाई में खरीदा है, तो 70,000 का 10% तो फिर 7,000 होगा, लेकिन जुलाई है तो फिर आपको इसको आधा करना है, क्योंकि जुलाई मतलब 6 महीने, 6 मतलब 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 आएगा, इसी 2 से इसको काटेंगे तो 7,000 का आधा 3,500 रुपये होगा। ये आपने इसको यहाँ लिखा, 70,000 में से 3,500 घटाएंगे, अभी आपको बैलेंस बचेगा 66,500 रुपये, जिसको इस तरह से आप शेष करके लिखेंगे। टोटल करेंगे दोनों 70,000 रुपये, और अगले साल इसको लेकर के आएंगे शेष लाया गया बोल करके। ठीक है, अब एक अन्य यंत्र 10,000 की लागत से खरीदा 2004 में। ठीक है, अभी हम 2003 का बना रहे हैं, अगले साल जब हम 2004 में आएंगे तो हमें याद रखना है कि इस साल एक और यंत्र आया, तो आपको नीचे अलग से दिखाना है 10,000 रुपये का रोकड़ खाते से या बैंक खाते से खरीदा बोल के, ये पहले का है। दोनों का राशि निकालेंगे, इसका होगा 6,650 रुपये, इसका होगा 1,000 रुपये, 10% जोड़ेंगे तो 7,650 होगा। इनका जो टोटल है 76,500, उसमें से इसको घटाएंगे, जो बैलेंस है बैलेंस 68,850, इसको अगले साल लेकर के आएंगे, यहाँ दोनों तरफ 76,500 करके बैलेंस करना है। अब इसका आप देख के 10% निकाल सकते हैं, तो 10% निकालना मतलब लास्ट के जीरो को काट देना, तो 68,85 आपको दिख रहा है, इसी को आप इसमें से घटाएंगे, जो फिर आपका ये बैलेंस है। टोटल करेंगे, ये जितना है उतना इस तरफ भी होगा, और इसी को अगले साल शेष लाएगा दिखा देंगे, हो गया खत्म। ठीक, तो घट्टी की इस पद्धति के आपने 3 एग्जाम्पल देखा, 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा, इससे आपको कुछ अनुभव मिल गया। 11वीं के अकाउंट आप इजिली बना सकते हैं, और बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो सिंपल प्रश्न है वो आपसे बन जाएगा। अब आने वाली वीडियो में हम 11वीं के भी क्रियात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे मूल्यह्रास के, और आपके बीकॉम के लिए भी, और बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, जो 15 नंबर के आपके कॉलेज में आना है, और 11वीं के बच्चों को इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 5 नंबर के और 8 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अगर आप आईएमपी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।